जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि हमारे चैनल का नाम है जियोग्राफी फैक्ट्स। यह नाम देखकर कुछ विद्यार्थियों को यह भ्रम हो सकता है कि हम इस चैनल के माध्यम से केवल जियोग्राफिकल फैक्ट्स के बारे में ही बातें करेंगे। तो साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं, यह सच नहीं है। हम इस चैनल के माध्यम से केवल जियोग्राफिकल फैक्ट्स के बारे में ही बातें नहीं करेंगे। इसके अलावा भी जियोग्राफी में बहुत सारी चीज़ें, हम उन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आगे मैं आप लोगों को बताता हूं कि हम इस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से जियोग्राफी के किन किन पार्ट्स पर चर्चा करेंगे, या कौन कौन से ऐसे भाग है जियोग्राफी के जिनका हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जियोग्राफी एक व्यापक विषय है, छोटा विषय नहीं है जियोग्राफी। और इसे अध्ययन के लिए जियोग्राफी की कई शाखाओं में डिवाइड किया गया है। जैसे आपका भौतिक भूगोल है, आपका जलवायु विज्ञान है, आपका समुद्र विज्ञान है, आपकी ह्यूमन जियोग्राफी है, आपका थॉट का पोर्शन है, और इंडस्ट्रियल जियोग्राफी है, पॉलिटिकल जियोग्राफी है, और अर्बन जियोग्राफी है। जियोग्राफी के बहुत सारे पार्ट्स। तो आप सभी लोगों को मैं सूचना दे दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से इन सभी चीजों पर बातें करेंगे और विस्तृत रूप से बातें करेंगे। ठीक है। जो भूगोल के विद्यार्थी है उन्हें तो वो तो अवगत है इन चीजों से, लेकिन जो मैंने जो नाम बताए हैं इनमें भूगोल के कौन कौन से टॉपिक सम्मिलित होते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी भूगोल से संबंधित नहीं है उनको मैं बता दूं कि इन पार्ट्स में क्या क्या है। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी है। फिजिकल ज्योग्राफी वाले पार्ट में आपके आ जाते हैं पृथ्वी की संरचना आ जाती है, पृथ्वी का निर्माण प्रक्रिया आ जाती है, इंटीरियर ऑफ अर्थ आ जाता है, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आपके भूकंप आ जाते हैं, आपके वोल्केनो ज्वालामुखी आ जाते हैं, आपके माउंटेन रेंज आ जाते हैं, विश्व की पर्वत श्रृंखलाएं आ जाती है, उनके निर्माण, उनसे संबंधित सिद्धांत, इन सभी पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। दूसरा आता है आपका ओशोनोग्राफी। ओशोनोग्राफी में विश्व के महासागर, सागर, झीलें, ये सभी पार्ट आ जाते हैं। आपका टाइड हो गया, ज्वार भाटा हो गया, आपका ये महासागरीय धाराएं हो गई, महासागरीय कटक हो गए, और सागरों के अंदर जो संरचनाएं है उनके बारे में ऊज हो गई, आपकी ग्लोबिजेरिना हो गई। इन सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। अगला है आपका जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान में आपका वायुमंडल की संरचना हो गई, आपके चक्रवात, प्रति चक्रवात हो गए, वायुमंडल में किन किन गैसों का घनत्व है, कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, जलवाष्प गैस है या नहीं है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। आपके बादलों का बनना, वर्षा का होना,
विश्व के जलवायु प्रदेशों का अध्ययन हम ज्योग्राफी के इसी पार्ट के अंतर्गत करेंगे। ठीक, इसके अलावा आपके मन में एक सवाल और हो गया, क्या हम भारत के भूगोल का अध्ययन करेंगे? तो जी हाँ, डेफिनेटली हम भारत के भूगोल का अध्ययन करेंगे और खूब विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करेंगे। भारत के भूगोल में हम पढ़ेंगे भारत के बारे में सामान्य जानकारी, भारत की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानकारी, भारत की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानकारी, भारत के जो भौतिक प्रदेश है जैसे आपके ये जो हिमालयाज हो गए, आपका उत्तर का विशाल मैदान हो गया, आपका ये क्या नाम है प्रायद्वीपीय पठार हो गया, तटीय मैदान हो गए, ठीक है, द्वीप समूह हो गए, थार का मरुस्थल हो गया। इस पार्ट में हम इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। इंडिया की ज्योग्राफी में हम इंडिया के क्लाइमेट के बारे में जानकारी लेंगे, जलवायु के बारे में जानकारी लेंगे, हम यहाँ की मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे और कृषि से संबंधित जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम किसानों की आय को दोगुना करेंगे। किसानों के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई और उन योजनाओं से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते, तो हम उन पर चर्चा इसी के साथ करेंगे। इसके साथ हो गए आपके मिनरल्स हो गए, खनिज हो गए, आपके उद्योग हो गए, उन पर चर्चा करेंगे। आपकी जनसंख्या हो गई, आपकी जनगणना हो गई और भारत की जनसंख्या की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। भारत में वनों के बारे में चर्चा करेंगे, हम वन्य जीवों के बारे में चर्चा करेंगे, वन्य जीवों से संबंधित और वनों से संबंधित जो अधिनियम पारित हुए, जो योजनाएं बनी, उन पर चर्चा करेंगे। हम भारत की नदियों पर चर्चा करेंगे और पर्यावरण को लेकर जो भारत सरकार ने जो प्रयास किए उन पर चर्चा करेंगे। भारत के विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित स्थानों की चर्चा करेंगे, हम रामसर साइट के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि जो इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं हम उन सभी पर बारीकी से चर्चा करेंगे। अगली बात आती है कि जो कुछ भी मैं जानता हूं और जो कुछ भी मैंने अपने शिक्षकों से सीखा है वो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कैसे करूंगा, प्रस्तुत कैसे करूंगा। आपका और मेरा जो संवाद का तरीका है वो किस प्रकार से होगा, उस पर थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। देखो, संवाद करने के 4 तरीके हैं मेरे। मैं इन 4 चीजों को अपने मापदंड के रूप में लेकर के चलूंगा। इसमें पहली चीज है मैपिंग। देखो, जिस विद्यार्थी को मैपिंग के बारे में पता है, इट मीन्स उसने भूगोल विषय के बारे में 25 से 30% चीजें उसने सीख ली। अब मैपिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, इससे कुछ चीजों से बचा जा सकता है। जैसे मैंने कोचिंग में पढ़ाने के दौरान यह पाया कि जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, वो इंडिया के मैप से संबंधित जो चीजें हैं उनको रटने का प्रयास करते हैं या फिर वो शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है, यदि हमने इंडिया के मैप को अच्छी तरह से देख लिया, अच्छी तरह से याद कर लिया एक बार, तो ये सारी चीजें करने की आवश्यकता है ही नहीं। इवन हमको इनसे संबंधित प्रश्नों को भी ज्यादा हल करने की आवश्यकता नहीं। अब मैपिंग को तैयार कैसे करें उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। जो भारत के सबसे उत्तर में मैप लगा होगा, शायद
पूरा नहीं आ रहा होगा कैमरे में। भारत का जो सबसे ऊपर जो उत्तर में जो स्टेट था, है नहीं था, वो था जम्मू कश्मीर। लेकिन जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक को बना दिया गया लद्दाख और एक को बना दिया गया JNK। ठीक है, तो अब लद्दाख से स्टार्ट हो जाइए। लद्दाख हो गया आपका, लद्दाख के बाद में जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर से नीचे आओगे दक्षिण की तरफ इस प्रकार से, तो आपका पंजाब हो गया, पंजाब से नीचे आपका राजस्थान हो गया, राजस्थान से गुजरात, गुजरात से फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, गोवा से फिर कर्नाटक, फिर केरल और फिर तमिलनाडु। अब इतना आपने याद किया, यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इस मैप से, वो देखते हैं। यहां से आपसे पूछ सकता है भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है। ध्यान रखना यहाँ पर JNK अब गलती से भी मत कर देना, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान समय में। क्या है वर्तमान समय में? केंद्र शासित प्रदेश। आप मैप में देखो, JNK ये वाला हिस्सा है, ये कश्मीर, ये लद्दाख, ग्रीन वाला कश्मीर है और जो रेड वाला है वो लद्दाख। तो भारत का सबसे उत्तरी राज्य की बात करें तो फिलहाल हिमाचल प्रदेश हो गया है वो, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो यहां से किस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि अरब सागर पर स्थित भारत का कौन सा राज्य है। भारत के अरब सागर पर स्थित राज्यों का क्रम पूछ सकता है वो आपसे, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, इस प्रकार के प्रश्न यहां से पूछ सकता है। इससे आगे यदि हम मैपिंग की तैयारी करें तो फिर ये नीचे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु से फिर हम उत्तर दिशा की तरफ वापस चलेंगे तो तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में हो जाता है आपका ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से ऊपर हो गया आपका उड़ीसा, उड़ीसा से ऊपर हो गया आपका पश्चिमी बंगाल। अब पश्चिमी बंगाल आकर के आप वापस चले जाओ वहीं लद्दाख, लद्दाख से फिर हम पूर्व दिशा की तरफ चलेंगे। लद्दाख हो गया, लद्दाख के बाद में आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश के बाद में आपका उत्तराखंड हो गया, और उत्तराखंड के बाद में देखोगे मैप में आप तो आपको मिलेगा कि नेपाल आ जाता है। नेपाल से नीचे और उत्तराखंड से सीमा लगती हुई भारत का राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद में आता है आपका बिहार, और बिहार के बाद में वापस पश्चिमी बंगाल। और पश्चिमी बंगाल के साथ सीमा बनाने वाला भारत का एकमात्र राज्य सिक्किम, और 3 देशों के साथ यानी कि 3 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच में स्थित भारत का राज्य कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम से फिर हम पूर्व की तरफ चलेंगे तो भूटान देश आ जाता है, भूटान के बाद में अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, और अरुणाचल प्रदेश से हम वापस दक्षिण दिशा में आएंगे तो आपका आ जाता है नागालैंड आ जाता है, मणिपुर आ जाता है, मिजोरम आ जाता है, त्रिपुरा आ जाता है, फिर आ जाता है आपका असम। वही असम जहाँ पर मांजुली द्वीप है, वही असम जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी होकर के निकलती है, वही असम जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित नदी बन जाती है। उसके बाद में लास्ट स्थलीय सीमा पर स्थित भारत का राज्य है वो है मेघालय, जो कि बांग्लादेश के कंधे पर बैठा हुआ है। इसके अतिरिक्त जो भारत के राज्य बच गए वो बच गए आपका हरियाणा, हरियाणा के बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। भारत के 5 स्टेट बच गए जो कि भारत के अंतर्वर्ती स्टेट है, जो न तो किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं, न किसी तटीय सीमा बनाते हैं, न तो इनकी सीमा किसी समुद्र के साथ लगती है, न ही किसी देश के साथ लगती है, न किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। अब इस पूरे मैप से ढेरों सवाल बनते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य,
तो आपको मैप ध्यान में है तो आप इजीली कर लोगे, न तो आपको रटने की आवश्यकता है, न आपको किसी शॉर्ट ट्रिक्स की आवश्यकता है। आपसे पूछ ले बाहर निम्न में से कौन सा तटीय सीमा पर स्थित राज्य नहीं है, तो भारत के ये 9 स्टेट है। ये क्रम आपको ध्यान है, गुजरात से लेकर के पश्चिमी बंगाल तक, इजीली कर दो। आपसे पूछ ले भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित है, आसानी से बता दो। भारत का कौन सा राज्य 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, बहुत ही आसानी से बता दो। न रटने की आवश्यकता है, न शॉर्ट ट्रिक्स की आवश्यकता। और विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे जब हम टॉपिक पर आएंगे तब। ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं, वैसे ही बता रहा हूं। आगे बात करते हैं, अगले मैपिंग के बाद में हमारा फोकस होगा फैक्ट्स पर। ज्योग्राफी से संबंधित जो आपके एग्जामों से संबंधित जो फैक्ट्स हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। कोशिश यही होगी कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो बिल्कुल भी ना छोड़ें, और उसके आसपास के जो फैक्ट्स हैं उससे संबंधित जो फैक्ट्स हैं उनको भी हम कवर करें। फैक्ट्स का तो आपको पता है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए हिमालय की औसत ऊंचाई बताइए, आपसे पूछ ले भारत का क्षेत्रफल क्या है, ये फैक्ट है, सीधे सीधे फैक्ट। ऐसे जो क्वेश्चन है वो यानी तथ्यात्मक। अगली बात करते हैं, तीसरी चीज होगी हमारी इसमें कंसेप्ट। कंसेप्ट का मतलब अवधारणा या संकल्पना। मतलब कि कोई भी जो चीज है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा ना, कोई ना कोई अवधारणा होगी, कोई ना कोई सिद्धांत काम कर रहा होगा, तभी तो वो चीज वैसी है जैसी आप देख रहे हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, भारत की 2 पर्वत श्रृंखलाएं, एक है हिमालय और एक है अरावली। दोनों ही पर्वत श्रृंखलाएं वलित पर्वत है। दोनों जब हम पढ़ते हैं तो दोनों के बारे में पढ़ते हैं कि वलित पर्वत है, लेकिन अरावली के बारे में कहते हैं विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि हिमालय के बारे में हम कहते हैं कि विश्व का सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। ऐसा क्यों है? तो दोनों पर्वत ही, दोनों पर्वत श्रृंखलाएं। इसके पीछे का जो कंसेप्ट है, इसके पीछे जो अवधारणा, हम उस पर पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। अब कंसेप्ट क्लियर करने से होता क्या है, इससे संबंधित जो फैक्ट है ना वो भी हमें ज्यादा समय तक याद रहते हैं, भूलते नहीं। और कंसेप्ट आधारित जो क्वेश्चन है वो जो ज्योग्राफी की सब्जेक्ट की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, उनके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आपकी एसएससी, रेलवे, कांस्टेबल, इन भर्तियों में कंसेप्ट आधारित क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, नए पूछे ही नहीं जाते। एक्चुअल में तथ्यात्मक ज्यादा पूछे जाते हैं यहाँ पर, लेकिन उनमें तथ्यात्मक और कंसेप्ट दोनों पूछे जाते हैं। जैसे कोई लेक्चरर की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है, कंसेप्ट आधारित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मैं कंसेप्ट से संबंधित आपको कोई एग्जाम्पल बताऊं, जैसे 9 जनवरी को एक दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को एक दिवस मनाया जाता है जिसे हम बोलते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, पूछे जाते हैं। ऐसे ही एक दिवस मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल जो मनाया जाता है। इनके पीछे क्या रीजन है? वैसे याद हम कर लेते हैं लेकिन लंबे समय तक याद नहीं रहता ये चीजें। हमें एग्जाम में अब पढ़ लिया, बाद में हमने निरंतर अभ्यास नहीं किया तो हम भूल जाएंगे। हमें एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि विश्व भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो हमें एग्जाम में ये तो लगेगा कि हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा है, लेकिन आंसर क्या है ये हमें नहीं पता। तो इसके लिए क्या है, इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो हमें पता है तो हम लंबे समय तक याद रख पाएंगे।
वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, इस दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, 9 जनवरी 1915 को अपोलो बंदरगाह मुंबई आए। उसी प्रकार से ये जो क्वेश्चन है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे जैसे गांधी जी वाला रीजन है, ऐसा तो कोई रीजन नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा संक्षेप में आप लोगों को बता दूं। एक्चुअल में हुआ क्या था कि जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, उसके बाद में क्या हुआ कि कोयले की खपत अधिक हो गई, और इस खपत के कारण क्या हुआ कि पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा, और इन प्रभावों के बारे में सर्वप्रथम चर्चा की 1968 में अमेरिका में चर्चा हुई इस पर। उसके बाद में 1970 में अमेरिका का एक वो था सीनेटर, जिसका नाम था विल्सन, पूरा नाम अभी मेरे माइंड में नहीं है, अभी आगे हम चर्चा करेंगे तो बता दूंगा मैं आपको। तो उस विल्सन ने इस जो ये ग्लोबल वार्मिंग है, कार्बन उत्सर्जन है, पृथ्वी पर जो पोल्यूशन हो रहा है, इससे संबंधित ज्यादा जागरूक था ये, और इसने इस पर बहुत अधिक काम किया विल्सन ने। तब विल्सन ने सोचा कि भाई ये एक ऐसा कार्य है जिसमें युवाओं का सहयोग अति आवश्यक है। तो विल्सन ने युवाओं का सहयोग लिया, और सहयोग के लिए उसने ऐसा समय चुना जिस समय युवा थोड़े से फ्री हो, यानी कि उनके पास न कोई एग्जाम हो, न कोई अदर कार्य हो, न कोई प्रोजेक्ट का काम हो। तो एक्चुअल में होता क्या है कि अमेरिका में अप्रैल के आसपास स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टियां होती है। तो विल्सन ने ये 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया, इसी एवज में मनाया कि विद्यार्थी इस समय फ्री होते हैं, और इसके पीछे कोई ऐसा रीजन नहीं है। बाद में इससे संबंधित पेरिस समझौता हम चर्चा करेंगे आगे क्लासेस में पर, क्या था पेरिस समझौता, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ। तो ये था। तो ये होता है कंसेप्ट का कमाल। और ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट है, उन्हें अपने विषय के बारे में जो चीजें हैं, उनका कंसेप्ट तो उनको क्लियर होना ही चाहिए, और हम इन चीजों को इग्नोर नहीं करेंगे, हम साथ लेकर चले। ठीक है। चौथी चीज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए, वो है पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हल करना। वो लोग आप अपने घर पर भी कर सकते हो, और हम यहाँ पर क्लासरूम में भी करेंगे। कुछ प्रश्नों पर तो चर्चा जब हम टॉपिक पढ़ेंगे उसी समय करेंगे, और बाकी जैसे ही कोई भी टॉपिक खत्म हो गया, समाप्त हो गया, उसके बाद में गत वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उनको हम क्लास में यहाँ पर चर्चा करेंगे। कैसे करेंगे वो तरीका मैं आपको बता दूंगा आगे, अभी तो ऐसे कोई साधन है नहीं, लेकिन हम जरूर करेंगे, इस चीज को इग्नोर नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि पिछले वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न पत्रों को हल करने से क्या होता है, एक तो हमें एग्जामिनर की जो लैंग्वेज है उसके बारे में पता चलता है कि एक्चुअल में वो पूछ क्या रहा है। उसमें प्रश्न हमारा पढ़ा हुआ होता है, आंसर हमें आता है, लेकिन उसके बावजूद भी आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज ऐसी होती है प्रश्न की, या फिर वो ऑप्शन ही ऐसे डालता है जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर गलत कर देते हैं। जैसे ऑप्शन को लेकर के मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको कि सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, सभी को पता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, लेकिन वो पहला ही ऑप्शन ये डालेगा 32,87,263 किलोमीटर, वो वर्ग को हटा देगा
और बाकी 3 किन्हीं ऑप्शन में वो डाल देगा। हम पहला ही ऑप्शन देखते हैं और वो गलत करते हैं। हम 3 ऑप्शन पढ़ने की भी जहमत नहीं उठाते, इसी कारण से गलत हो जाते हैं। और साथियों मैं आप लोगों को बता दूं, जो वर्तमान परीक्षा पद्धति है, जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, इस सिलेक्शन के लिए नहीं होते, ये रिजेक्शन के लिए होते हैं। यदि गवर्नमेंट को सिलेक्शन ही करना होता तो लेकर के 10th से MA PG तक आपकी परसेंटेज है, उस आधार पर सिलेक्शन हो जाता। लेकिन इतने अधिक हैं हम कि गवर्नमेंट क्या करे इसके लिए, तो ये रिजेक्शन की पद्धति अपनाई। और रिजेक्शन उन्हीं का होता है जो इजी क्वेश्चन गलत करते हैं, क्योंकि टफ जो क्वेश्चन है वो सभी के लिए टफ है, आपके लिए नहीं है। लेकिन इजी क्वेश्चन सभी के लिए इजी है, और हम उस इजी क्वेश्चन को गलत करेंगे तो हम उनसे पीछे हैं। इससे ये फायदा होगा, और हम जरूर बात करेंगे। और पूछेगा कभी कहां से, चीजें तो वही हैं, इतने सालों से एग्जाम हो रही है, वही इंडिया है, वही हिमालय पर्वत है, वही सारी चीजें, वही मिट्टी, वही मैदान, वही घोड़ा, वही मैदान, सारी चीजें वही हैं, सारी चीजें वही है। बस सिर्फ अंतर ये है कि वो थोड़ी सी लैंग्वेज में इधर उधर करता है, या कोई ऐसा शब्द डाल देता है जो जिससे हम भ्रमित हो जाते हैं। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए हम गत वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उनका अध्ययन करें, साथ लेकर के हम चलेंगे। तो साथियों ये तो था मेरा प्रेजेंट करने का तरीका, यानी कि 4 चीजें साथ चलेंगी। मैपिंग भी आपकी चलेगी, आपके कंसेप्ट भी चलेगा, आपके फैक्ट भी चलेंगे, और गत वर्षों के परीक्षा में आए हुए प्रश्न पत्र भी चलेंगे। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे हम इस चैनल के माध्यम से, मैंने पीछे आपको चर्चा कर दी। हाँ, एक थोड़ी सी बात और मैं बता दूं आपको कि जैसे जो फिजिकल ज्योग्राफी है, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी है, ठीक है, इन में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि सभी के लिए कॉमन है, जो सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, वो IAS में भी पूछे जाते हैं और एक D ग्रेड के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, आपके क्लाइमेटोलॉजी से वायुमंडल की संरचना है, चक्रवात प्रति चक्रवात है, आपके पौने हैं, ये जो टॉपिक है तो सभी के लिए कॉमन है, वो दिल्ली पुलिस में भी पूछे जाते हैं, वो IAS में पूछे जाते हैं। आपके फिजिकल ज्योग्राफी से भूकंप है, आपके ज्वालामुखी है, इंटीरियर ऑफ अर्थ है, ठीक है, विश्व के माउंटेन है, रेंज है, महासागर है, ये टॉपिक। और आपकी ओशोनोग्राफी से महासागरीय धाराएं हो गई, आपके महासागरों की विशेषताएं हो गई, ये टॉपिक हमें जैसे ही इंडिया ज्योग्राफी समाप्त करेंगे उसके बाद में वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे कॉमन रूप से, और उसके बाद में हम इन टॉपिकों को कवर करेंगे पहले, ताकि जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जो SSC की तैयारी कर रहे हैं, जो CGL की तैयारी कर रहे हैं, जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो ITBP की, CRPF की, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, छोटे से लेकर बड़ा तक, वो सभी के लिए कॉमन हो, सभी के लिए उपयोगी भी हो। तो हम इन चीजों को इसके बाद में लेकर के चलेंगे। बचे जो फिजिकल ज्योग्राफी और इन तीनों 4-5 में से जो भी टॉपिक बचते हैं, हम उन पर डिटेल से गहराई से बात करेंगे, पूरी चीजों को लेकर के चलेंगे, पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, पूरे सिद्धांत, पूरे तथ्यात्मक चीजें, सभी चीजें कवर करेंगे। हम अपनी तरफ से मैं कोई चीज इग्नोर करके नहीं चलूंगा, लेकिन शर्त यह है कि साथ भी मुझे आप लोगों का चाहिए, आप लोग भी इसी प्रकार से मेरा साथ दें। जितनी मेहनत मैं यहाँ पर करूँ उतनी मेहनत आप भी अपने घर पर, अपने रूम पर बैठ करके करें, ताकि संवाद करने में हम दोनों को ये आनंद आए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही था। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि अगला जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगला वीडियो मैं जल्दी डाल दूंगा, और हम कक्षा स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी से। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।